औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पाकिस्तानियों के आज हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सियासी शतरंज की चालें चलने वाले बड़े मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। दूसरी जानिब कौम के सिपाहसालार जनरल आसिम मुनीर मईशत की बहाली के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी तफसील हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले आज की कुछ और दीगर अहम खबरें भी शामिल कर लेते हैं। आज ग्वादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जिसे 2 अफसरान समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। हादसा फनी खराबी था या फिर तखरीब कारी, पाक बहरिया की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जबकि कराची में एक और खबर यह आई कि एक स्कूल के प्रिंसिपल को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जो खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करता, 25 से करीब वीडियोज उसके ऑफिस से बरामद कर ली गई हैं। सोचिए जरा, दिल पे हाथ रखे कि ऐसे शख्स के साए में वो बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे होंगे। उस्ताद तो माँ बाप के बराबर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि आजकल माँ का भी तवाजुन कुछ ठीक नहीं रहा, जहनी तवाजुन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक माँ ने कराची में अपने चंद दिनों की बेटी को 6ठे फ्लोर से नीचे फेंक दिया और फिर कहा गया कि माँ का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और नशे की भी आदी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुल्क में मौजूदा महंगाई ने तकरीबन पूरी कौम का ही ज़हनी तवाजुन खराब कर दिया है, सिवाय उन चंद खानदानों के जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान कहलाते हैं। बेरोजगारी से परेशान मीरपुर खास के एक 24 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। बढ़ते हुए खुदकुशी के वाकयात पर आज एक अच्छा कदम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से देखा गया, जिन्होंने ऐलान किया कि कराची में अगर कोई शख्स ऐसे हालात से तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है तो ना करे, उनसे राब्ता करे, उसे नौकरी भी देंगे और उसकी मदद भी की जाएगी। और एक और बड़ी खबर यह भी सामने आई कि पावर सेक्टर के मुलाजमीन को सालाना 22 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। काश वो दिन भी आए, काश वो दिन भी आए जब हर पाकिस्तानी को मुफ्त बिजली मिले। मुल्क में जारी डॉलर का बुहरान काबू में नहीं आ रहा, बेकाबू हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 45 पैसे और ओपन मार्केट में 331 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अंदाजा कीजिए। इसके बायस अदविया साज कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स अपना रॉ मटेरियल खाम माल मंगवाने में नाकाम हो गई, जिसके नतीजे में आज मुल्क में कैंसर, डायबिटीज और जान बचाने वाली दीगर अहम अद्वियात न सिर्फ महंगी तरीन हो चुकी हैं, बल्कि मार्केट से गायब हैं, शॉर्ट हैं। और तो और कराची वालों के लिए एक और इंतहाई बुरी खबर यह है कि बिजली 10 रुपए 32 पैसे बढ़ाने की दरखास्त नेपरा को भेज दी गई है। 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ गई है और पीडीएम के इत्तेहादी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और थुक्कम थुक्का नजर आ रहे हैं। नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी की वजह से, पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग की वजह से। इंतहाई परेशान कुन, हैरान कुन, तबाह कुन सूरत हाल में मईशत की कमान अब सिपाहसालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने संभाल ली है। और गुज़िश्ता रोज ताजर बरादरी से मुलाकातों के दरमियान SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर पर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद का इजहार करते हुए इस बात का इरादा किया है कि मुल्क में 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मनी एक्सचेंज के निजाम में शफाफियत लाई जाएगी। आर्मी चीफ मुल्क की मईशत को मजबूत मुस्तहकम देखने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम लाए बगैर दुश्मन का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, हकीकत यह है नामुमकिन। आर्मी चीफ की मुल्क के अहम कारोबारी शख्सियात से तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़ाइम पर तफसीली गुफ्तगू में मुल्क से टैक्स चोरी, कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत खोरी, सिंध के करप्ट सिस्टम के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई है। मगर क्या सियासतदान भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, या सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी जाएगी कि वो करें? क्योंकि दिखाई यही दे रहा है कि शरीफ बरादरान लंदन में अपना कयाम बढ़ा रहे हैं और सियासी गुरूज इसे नून लीग की लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की दुबई में मुलाकातें उरूज पर हैं और एयरपोर्ट की स्टॉप लिस्ट में की फहरिस्त में नामों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। सियासत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की तारीन आदादुशुमार के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासरा दुनिया का 8वां मुल्क बन चुका है, जो कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों की मुआशी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में एक बुहरान खत्म होता है, दूसरा उठा लेता है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इस बंद गली में आने के बाद मुस्तकबिल क्या है, गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब से। अतीक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।
सर ये बताइए, हम किस गली जा रहे हैं, आखिर हम कहां खड़े हैं, क्या कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है या नहीं? और जो आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं ताजर बरादरी से, मुत्तमईन हैं आप? देखिए, हम कहाँ आ चुके हैं, समझ ले कि सामने एक बंद गली है। और मैं सबसे खतरनाक जिस बात को करार देता हूं, हर आदमी ये सोचता है कि आने वाले कल क्या होंगे। बदहवासी है, मायूसी है। जैसा अभी आपने खुदकुशी की बात की, यकीन जानिए, इतना मायूस इंसान मैंने अपनी 50 साला गुज़िश्ता 50 साल में नहीं देखा। यही सूरत हाल है कि किसी ने पिछले दिनों कहा कि अगर कोई आलिम खुदकुशी को जायज करार दे दे तो नेटी जेटी का जो पुल है, जो समंदर है, वो लाशों से पट जाए। तो इतने दुखी, इतने परेशान, इतने बदहवास लोग, सिर्फ एक महंगाई एक वाहिद अंसर है जिसने आज ये हाल किया कि लोग आज जिस तरह एक तंग दस्ती का की हालत में वो लुकमा खा रहे हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो ये जो आधी रोटी खा रहे हैं ये भी उन्हें मैसर आएगी। इस हद तक लोग आने वाले दिनों के बारे में मायूस है। और वो हर बंदा ये चाहता है कि खुदा इस मुल्क से निकल जाने में मेरी मदद करें। जैसे एक वो कहते हैं ना कि भड़क के जान ना देता तो और क्या करता, कफस से और निकलने की राह क्या करता। तो इस वक्त हर आदमी या तो वो चाहता है इस कफस से मर के परवाज कर जाए या इस मुल्क से फरार हो जाए। ये कितनी भयानक सूरत हाल है। आर्मी चीफ ने बहरहाल बहुत देर की मेहरबान, आते आते 16 माह में कभी आप सामने आते, आप सर मंजर पर बेटर आते। लेट देन नेवर तो सर, जब ये ये भी तो पै कहते हैं दर बेटर पै लेट देन नेवर। देखिए, पीडीएम को खुला मैदान किसने दिया? पाकिस्तान तबाह हुआ नहीं है, इसे तबाह किया गया है। इतने माहिरीन है वो मुल्क लूटने में, अवाम की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में। वो तजुर्बाकार है इस बात के, इन बातों के तजुर्बाकार है। आज हशाश फशाश को लंदन में बैठा है, को दुबई में बैठा है। इन्हें पकड़कर ठीक। इन्होंने तो एक दूसरे का पेट नहीं फाड़ा, एक दूसरे को सड़कों पे नहीं घसीटा। आर्मी से एक उम्मीद थी कि वो इन लोगों को हैंग कर देगी, इस अफरीद से कौम की जान छुड़ा देगी। लेकिन आर्मी भी 16 माह तमाशाई रही। आज आर्मी चीफ ने जो कुछ भी कहा, खुदारा आज भी अगर वो जो कह रहे हैं उसका 25% भी कर दिखाएं तो कुछ दर्द का दरमा हो जाए, यानी कुछ जख्म भर जाए, यानी अतीक कुछ साहब, यानी उम्मीद जागे। यानी अतीक साहब आप कह आज रहे हैं क्या कि सरमायाकार, उन्होंने कहा क्या है कि 100 ताजिर, क्या अरब डॉलर की सरमायाकार। सरमायाकारी होगी, तो आपकी नजर में अगर 25 अरब डॉलर की भी सरमायाकारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये कहना चाह रहे हैं? इसलिए बहुत बड़ी बात है, जिस मुल्क की जीडीपी सिफर आ गई, कारोबार ठप है और अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी तेजी के साथ एक सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी पैसा निकालने को तैयार नहीं। हर बंदा ये समझता है कि वो अगर सरमायाकारी करेगा तो पैसा डूब जाएगा। अगर वो गोडाउन्स में माल भरेगा, जमा करेगा, तो उसका असासा मुंजमद हो जाएगा। इसलिए कि मार्केटों में सन्नाटे हैं, सर कारोबार सिफर हो गया। लोग सिर्फ एक घर से निकलते हैं, टमाटर, धनिया, अदरक, आ, आटा, इन चंद अशिया के लिए कि बच्चों को क्या खिलाएं, किस राइट तरह सर। पाले। मेडिसिन अभी आपने जिक्र किया, हर माफिया वो जाग उठा है। इस माफिया की कमर कौन तोड़ेगा? कौन सा अफरीत ऐसा है जो, चाहे वो दूध फरोश हो, सब्जी फरोश हो, फल बेचने वाले हो, सर क्या वो अनाज माफिया ही बेचने था? वाले सर वो हो, क्या चीनी माफिया ही था? बेचने वाले हो, क्या वो शुगर आज माफिया ही सारा था माफिया जिसके लिए जाग गया। चीनी कौन एक्सपोर्ट करने की रोकेगा? इजाजत दी गई? क्या वो शुगर माफिया था जिसके लिए चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई? यकीनन हम तो देख रहे हैं कि ये माफियाज को बार बार मौका देते हैं। कौन देता है? कौन ये पॉलिसी बनाता है? यकीनन शुगर मिलर्स भी माफिया है। और जिन लोगों ने ये पॉलिसियां शुगर और आटे से मुतालिक बनाई हैं, वो ये खुद यही लोग हैं जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं। सर आप देखें, कौन कितने ऐसे लोग हैं जो इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं और उसके बावजूद वो शुगर मिलें भी हैं उनकी।
एक दूसरे को चोर कहने वाले माजी में, देखिए चीनी से वाबस्ता कितने लोग हैं जिनकी अनगिनत मिले हैं, आज वो अपनी अपनी सियासी जमातें बना के बैठे हुए हैं। ठीक सर। तो इन्हें किसने मौका दिया? आज इनको कौन इग्नोर कर रहा है? राइट। आज भी ये लोग जो कसूर पे मसरूफ है, तो क्यों नहीं इन्हें पकड़ा जाता? मैं तो समझता हूँ, देखिए इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लगा है, आर्मी चीफ को चाहिए इन्हें सरे आम फांसी दें, राइट इन सर। लोगों को लटकाएं, अतीक इन्हें साहब, अवाम के सामने देखे हमारे। अतीक साहब, देखिए अतीक साहब, दिनों एक में सवाल। अब मुल्क से समझ जाएंगे, आज अफगानिस्तान है साफ सुथरा हो गया, अतीक साहब, ईरान कितना बेहतर है कि आज हम ईरान की स्मगल्ड अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह टर्की को देख लीजिए, आपके सामने श्रीलंका की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल है, किस तरीके से उनके डॉलर्स को उन्होंने कंट्रोल अतीक किया साहब, हुआ है। अतीक साहब, उनके मुझे रुपए जो में याद आ रहा है इस्तेहकाम सर, है, अगर इजाजत दें, उनकी सवाल करने की महंगाई। इजाजत दें अतीक साहब, मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी और यूरोप के दीगर शहरों में देखी गई थी, जहां हर 10 मिनट के बाद, हर घंटे प्राइसेस चेंज होती थी। डबल रोटी लेने के लिए पूरे एक बड़े से बैग के अंदर कैश ले जाना पड़ता था। क्या हमारा मुल्क भी अब हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है कि हर घंटे चीजों का नया रेट आएगा हुजूर? जा चुका है, जा नहीं रहा। आज आप देखिए, कोई चीज आप खरीदने निकले आज और उसके 4 दिन के बाद देखें उसकी कीमत में रद्दोबदल हो चुका होगा, कीमत बढ़ चुकी होगी। एक ही लोगों को एक ही एग्जाम्पल देते हैं, एक ही रीजन बताते हैं कि चूंकि डॉलर महंगा हो गया इसलिए अशिया महंगी हो गई, चूंकि बिजली महंगी हो गई इसलिए मजबूर है हमने कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हम महंगाई करने पर मजबूर हैं। कुछ तो असबाब है ये भी कि इन अशिया की, इन सहूलतों की जो कीमतें बढ़ती हैं तो असर पड़ता है, लेकिन दूसरा असर वो जो खुले हाथों, जिनके हाथों में बेड़ियां नहीं है, जिनकी रुकावट नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी तौर पर जो जिनसे पैसा लेते हैं और उन्हें आवाम के खिलाफ शब खून की इजाजत देते हैं। एक सबब ये भी है, महंगाई का एक दोहरा निजाम है कि एक रीजन भी है और दूसरा उनकी मसनूई तरीके भी है, तो इन्हें सरकार रोकती है। एक तरफ तो हुकूमती सतह पर ऐसा माहौल दिया गया कि लोगों को कीमतें बढ़ाने का जवाज है, दूसरी जानिब मौका दिया गया जो चाहे तो करो, तो ये तो तरीका नहीं है। अगर ये मुमलिकत है, अगर निजाम है, अगर कोई हुकूमत है तो उसके रिट भी तो हो। जब हुकूमती रिट खत्म हो जाती है, जब अदलिया मफलूज हो जाती है, जब आइन मुअत्तल हो जाता है, तो फिर वो मुल्क पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। राइट सर। आज पाकिस्तान भी ऐसा ही एक मुल्क है जहां हर मुजरिम आजाद है, कानून उसे क्या पकड़ेगा, राइट सर। कानून उसका सरपरस्त है। सर इसीलिए आखिर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, हर आखिरी कोई मिनट, एक बहुत इदारा, जरूरी सवाल पूछना है सर आपसे। बहुत जरूरी सवाल ये है कि आईएमएफ खुद इस बात का इतराफ कर चुका है कि डॉलर की मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में जो मैनिपुलेशन इसहाक डार साहब ने की थी उसकी वजह से आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर हुई। क्या आज भी कोई मैनिपुलेशन आप डॉलर की और फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर ने सबकी चीखें निकाल दी हैं अतीक साहब? देखिए आज भी क्रैकडाउन करें, जो डॉलर दबा के बैठे हैं मार्केटों में, डॉलर की रेट फेल हो जाएगी। ये सब मसनूई है। जिस तरह स्टॉक मार्केट है, जब चाहे ऊपर ले जाए, जब चाहे नीचे ले जाए, इस तरह डॉलर्स की भी मैनिपुलेशन है और बहुत बड़ी सरमायाकारी है इसमें। ऐसे लोगों की सरमायाकारी है जिनके पास इतना पैसा है जिसका हमें आपको तस्वुर नहीं है। यही सबब है कि आज देखें सोना, डॉलर, ये लोगों के पास अरबों रुपए की सरमायाकारी है। आर्मी चीफ ने इस तरफ भी निशानदेही की है। मैं कहता हूं कि उस पर कतन ताखीर ना करें। आप क्या समझते हैं, सियासतदान तो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में छापे मारे, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। ये इतनी करोड़ों में रिश्वत लेने वाले ये जितने भी ये बड़े बड़े इदारे हैं, ये एक तरफ तो अपनी अपनी जमातों को पालते हैं जिन्होंने इन्हें ये सीटें दी हैं, बहुत बहुत और शुक्रिया, दूसरी तरफ ये अपना घर बहुत बहुत बनते हैं। शुक्रिया अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छा मशवरा दिया है कि सियासतदानों के और सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर छापे मारे जाएं, पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे।
लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, वही 400 खानदान हैं जो रईस तर होते जाएंगे और बाकी पूरी कौम गरीब तर होती जाएगी, जो कि हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। एक ब्रेक के बाद सियासतदानों से पूछेंगे कि क्या उन्हें अपनी नाकामी पर कोई शर्मिंदगी है, कोई नदामत है या नहीं। हमारे साथ ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मईशत पर तफसीली नज़र डाली, ताजर रहनुमा से गुफ्तगू की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ सियासत की बात करते हैं। जो अनोखा गुलदस्ता जिसका जिक्र साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी अलविदाई तकरीर में किया था पार्लियामेंट में, PDM, ये वो अनोखा गुलदस्ता है जो तारीख में ना पहले कभी बना न कभी बनेगा। और देखा यही जा रहा है कि जैसे ही इस गुलदस्ते की हुकूमत ख़त्म हुई तो इस गुलदस्ते के जो फूल थे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को अपने कांटे भी दिखाने लगे और एक दूसरे पे वार भी शुरू हो गए। ताज़ा वार हम जानते हैं चीनी की वजह से हुआ, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है, जबकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC ने इसका अप्रूवल दिया था चीनी को एक्सपोर्ट करने का, और उस ECC में पूरी PDM हुकूमत शामिल है। लेकिन मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए सब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कानूनदान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के वो सेनेटर हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हुजूर, आज जो मुल्क के सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात हैं, क्या आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप नदामत है, आपको अफसोस है, शर्मिंदगी है कि ये जो आज हालात हैं उसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि आप PDM हुकूमत का हिस्सा थे? पहली बात तो आपने जब CCI की बात की है तो शायद आपने देखा नहीं। CCI नहीं सर, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC की बात की मैंने सर। की बात की तो ECC में भी जो है ना, वो मैं समझ रहा था कि CCI की बात की ECC तो उसमें भी जो है उसमें भी आप उसकी मेंबरशिप अगर उसमें देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम जो है वो सिर्फ PDM नहीं थी, PDM के अलावा भी लोग थे। PDM में जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं थी, PDM में ANP नहीं थी। तो जो भी कहें, इसमें जो भी 16 महीने में हुआ है उसकी शर्मिंदगी की बात तो उसमें नहीं कर सकते, मगर उसकी जिम्मेदारी यकीनन वो कबूल करते हैं। जो वक्त हमने गुजारा है, इतनी हमें इखलाकी ज़रूरत है कि हम उसकी ओनरशिप लें, मगर उसकी ओनरशिप सिर्फ आइसोलेशन में न लीजिए ना, या हमें आइसोलेशन में न दीजिए। उससे पहले भी किसी ने वक्त गुजारा था, और जो वक्त उसने गुजारा था उसमें जो फाइनेंशियल जो है वो जो फैसले उसके थे वो आगे वालों के गले में पड़े थे। ये हमारा आप कसूर कह सकते हैं कि शायद हम लोगों को वो कन्वे नहीं कर पाए, हम उसको जो है ना वो बर वक्त जो है ना ये बता नहीं पाए कि उन फैसलों की वजह से या उन कर्जा जात की वजह से जो उस हमसे पहले 4.25 साल में हुए हैं उसमें क्या लॉस हुआ है। मगर इसके बावजूद अपने 16 महीने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उसमें ऐसे फैसले भी हैं जिससे हम इख्तलाफ रखते हैं, और वो इख्तलाफ वाज़े तौर पे मैंने हाउस में भी रेज किया है JUI की तरफ से, और JUI के बाकी दीगर मेंबर्स ने भी किया है। उसको हम CCI का एक फैसला है, उसको हम अदालतों में भी ले गए हैं, क्योंकि उसमें हम समझ रहे हैं कि उसमें सुबह बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप इसको कामयाबी या नाकामियों का जो एक इम्तजाज कह सकते हैं, आप मजमूआ कह सकते हैं, मगर इस बात को कहना कि जी इस पे आपको बड़ी शर्मिंदगी है या कुछ इस तरह के अल्फाज, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब। चलें, आपने कहा गैर मुनासिब है, आपकी दिल आज़ारी हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हुजूर, आज जो बिजली, गैस, पानी, रोटी कपड़ा मकान का तो पुराना नारा था, रोटी कपड़ा मकान के बाद बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, बहुत सारे और चीज़ें ऐड हो गई हैं। जो मुल्क के आज सियासी मुआशी हालात हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने पहले कब देखे? तारीख में पहले कभी देखे? जो इमरान खान के दौर में जो सियासी माशी हालात थे वो आपने कब देखे थे? आपने पहले कभी देखे थे? नहीं सर, बिजली डॉलर 300 का नहीं था, पेट्रोल 300 का नहीं था, बिजली इतनी महंगी नहीं थी। लोग तो दिन याद कर रहे हैं कि जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिल जाता था सर। उसकी रीजन है आप आज को तो देख रहे हैं, आज इमीडिएट आज को देख रहे हैं। अगर इमीडिएट आज को देखेंगे तो आप 20 दिन से तो ये हुकूमत है, मगर हम इसको कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मगर उससे पहले उसके जो फैसले थे, उससे पहले जो स्टेट बैंक के हवाले से, उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई है, वो जो सारा कंट्रोल था आपका करेंसी का, उसका बेड़ा गर्क किया। उसके बाद जो अफगानिस्तान के हवाले से कि उसमें डॉलर्स वगैरह जा रहे हैं,
वो आपकी दूसरी पॉलिसी है, उसका हुकूमतों के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसका रियासत के साथ बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, उसको शायद हम इसको डिबेट भी नहीं कर सकते। सर, जो आज मुआशी हालात हैं, हमारे सिपा सालार आला ने मुआशी कमान भी संभाल ली है। क्या ये हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि वो अपने गरेबान में झांके? क्या ये काम भी हमारे सिपा सालार को करना पड़ रहा है? क्या ये फेलियर नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस का, सेनेटर साहब? मेरा ख्याल है आपने उस वक्त क्वेश्चन नहीं उठाया जब किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने जो है आर्मी चीफ को अपना वालिद करार दे दिया, बल्कि कौम का वालिद करार दे दिया। उस वक्त भी आपने ये क्वेश्चन नहीं उठाया था। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं याद तो मैं आपको जो है ना वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, जब उसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो ये सारा कुछ जो है इस 75 सालों से चल रहा है। 75 सालों का मलबा जो है वो सिर्फ पीडीएम पे डालना चाहिए, ये ज्यादती होगी। आप उसमें भले तनकीद कीजिए मगर इंसाफ के साथ। लेकिन सर, आज लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि पार्लियामेंट में 1 रुपए की चाय कैसे मिलती है सर? आवाम को क्यों नहीं मिलती 1 रुपए की चाय? आपने कभी वैसे पार्लियामेंट में चाय पी है? नहीं सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी क्या औकात के इतने बड़े लोगों के साथ चाय पिए सर? आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने पूरी बात देखी नहीं, आपने पूरी बात के बारे में आपको इल्म नहीं है। सर, पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स बताते हैं कि 1 रुपए की चाय है, कोई 2-4 रुपए की, इसी तरह 8 रुपए की बिरयानी है। पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं इसके ऊपर। आप कल मेरे साथ आइए, आपके सामने मैं बिल पेमेंट करूंगा। मैं सर, मैं आ जाऊंगा सर, ऐसा ना हो कि फिर आप मुझे चाय पिलाने से मना कर दें। आप फिर ये कहने से मना कर दें। आप मैं अपनी तरदीद पेश करूंगा, पर आपको मुझे फिर चाय पिलानी पड़ेगी सर। बताइए और उसके बाद बिल पे जरा ध्यान दीजिएगा कि बिल कितने का मिलता है। ये बातें कहना बड़ा आसान होती हैं मगर करना बहुत मुश्किल होती है। 1 रुपए की चाय नहीं मिलती और इतने की भी नहीं मिलती जितनी सुप्रीम कोर्ट में हमें जो है ना वो मिल जाती है हमारी कैंटीन से, बल्कि उससे भी महंगी मिलती है। उससे महंगी मिलती है। सर, मैं मतलब ये बताएं सर, कल आप चाय पिलाएंगे मुझे? आपको खाना भी खिलाऊंगा, उसका भी रेट आपको पता चल जाए। लोगों का ख्याल है 20 रुपए में प्लेट। सर, ऐसा ना हो सर, आप गरीब का फोन ही ना उठाएं। सर, ये बताइए, मुल्क के आज जो हालात हैं, आपको क्या लगता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कैसे होगी सर? देखिए, हम 75 सालों से तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसमें हमारा, उसमें बाकियों का भी किरदार है। डायरेक्शन आपने सीधी करनी है, दस्तूर के मुताबिक चलिए, दस्तूर की स्पिरिट के मुताबिक चलिए, ताकतवर तरीन अदारे भी उसके मुताबिक चले। हम अपना दस्तूर जो है ना वो उसको जो है किसी और तरह का बना लेते हैं जब हमारी बारी आती है। आपने ठीक करना है, पहले जो है ना ग्रीन बुक को पकड़ लीजिए, मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप में और इंडिया में यही फर्क है, वो दस्तूर के मुताबिक चलते हैं, आप ना आपकी स्टैब्लिशमेंट, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी, ना आपकी। सर, वो दस्तूर जब कह रहा था कि 2 सूबों में इलेक्शन कराए जाएं, तो आपने भी उस वक्त उस दस्तूर की मुखालफत की थी और आपने कहा था नहीं, अभी हालात ऐसे नहीं है। आप चीजों को जो है ना इन आइसोलेशन लेते हैं, ये आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने उससे पहले जो है 63 वाली जजमेंट पढ़ी थी जिसमें हमजा गवर्नमेंट को चलता कर दिया गया था। ये सारी 3 चीजें जो है ना ये इसको इकट्ठा मिला के देखिएगा। 63 वाली जजमेंट दस्तूर की मुताबिकत में, इसमें गवर्नमेंट फारिग कर दिया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो था ना सर दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कराने का 2 सूबों में? आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, मैं उसको ओन करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसको ओन करता हूँ। ठीक सर। ये गवर्नमेंट को उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इमरान खान ने पार्लियामानी तारीख में पहली दफा जो है 3 असम्बलियां जो 1 साल के अरसे में तोड़ी। ये भी पूरी दुनिया की तारीख में जो है ना जितनी 5-6 हज़ार सालों की तारीख आपको मालूम है, और अगर डेमोक्रेसी की भी 100-200-400 साल की तारीख है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ना ये अगला स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था जिसमें 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से 63 अपनी डेफिनेशन दे कि जो दस्तूर में नहीं है, एक हुकूमत को चलता कर रही है। उसके बाद इमरान खान साहब कुछ और कर रहे हैं और उसके बाद तीसरे मरहले पे जो है वो फिर कह रही है अब 90 दिन में इलेक्शन करवाई। सेनेटर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन दस्तूर में ये भी है कि हर पाकिस्तानी के जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हम कितने महफूज अपने आप को महसूस करते हैं ये हमें बखूबी अंदाज़ा है। सर, ये बताइए कि अब तो 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस पर JUIFA का मौक़िफ़ क्या है सर? अच्छा, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हमारे साथ जो उनके साथ मीटिंग थी 90 डेज के इलेक्शंस के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने रेज किया। हमने इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ उठाया कि ये तारीख देना है एटलीस्ट नेशनल असम्बली की हद तक सदर का इख्तियार है। बावजूद ये कि सदर बाकी जगहों पे जख्म मारते आए हैं जो कुछ उन्होंने किया ट्वीट्स वगैरह करके, मगर इसके बावजूद जो कुछ दस्तूर में लिखा था हम उसके साथ खड़े रहे, उसके साथ खड़े भी हैं और खड़े रहेंगे भी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कि इमरान मुंतज़र साहब ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और उनका यह कहना है कि हम दस्तूर के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ, दस्तूर तो कहता है हर पाकिस्तानी की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दो,
क्यों नहीं दिया जाता? दस्तूर कहता है 90 रोज में इलेक्शन कराओ, क्यों नहीं कराए जाते? लेकिन देखा यही गया कि पीडीएम का गुलदस्ता जब तक साथ था बड़ा खूब था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट गई एक दूसरे के खिलाफ कांटे निकालकर ये फूल खड़े हो गए हैं। लेकिन अवाम का जो हाल है आज मुल्क में, जो अद्वियात की किल्लत है कि कैंसर, डायबिटीज, जो इनहेलर 500 रुपए का होता था 1000 का हो गया है। महंगी तो हुई अशिया गायब भी हो गई हैं, शॉर्ट भी हो गई हैं। यकीनन हर पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल में है इन हालात की वजह से, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे और हम सही राह पर आ सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सियासतदान हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से पूछेंगे कि आखिर उनको क्या कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, कोई अफसोस है इस पीडीएम की हुकूमत पर या नहीं। ब्रेक लीजिए। सियासी शतरंज के दो बड़े खिलाड़ी हैं हमारे मुल्क में आज के दौर में। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की कुछ मुश्किलात आजकल कह रहे हैं कि बढ़ रही हैं। हम जानते हैं कि शरीफ बरादरान, दोनों भाई हजरात, मोअज़्ज़ज़ भाईजान इस वक्त लंदन में अपना क़याम बढ़ा रहे हैं। और ये भी खबर आज की ही डॉन के अखबार में शाया हुई भी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से काफ़ी सारे रहनुमा इस बात अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द शरीफ बरादरान को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा नहीं है, लोगों की नज़रों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी और हमारा मुल्क दोनों ही इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। मुस्लिम लीग नून की सियासत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक एमएनए है, अली गौहर बलोच साहब। बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्यों शरीफ बरादरान लंदन में अपना क़याम बढ़ा रहे हैं? वापसी का इरादा नजर नहीं आ रहा, और इससे आपकी नजर में नुकसान है कि फायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा, ऐसा है कि देखिए, बात ये है कि जिस तरह से कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब तो अभी अपने ज़ाती निजी दौरे पर गए हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारी पार्टी के कायद हैं वो भी उधर हैं। और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जिन हालात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी गुजर रहा है, तमाम मामलात पर आइंदा आने वाले इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिला में, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो तमाम मुशावरत का सिलसिला उनका नवाज शरीफ साहब के साथ जारी है, और वो जल्द इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वापस वतन आ जाएंगे। जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सराहियाँ बेशुमार की जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये अनाउंस कर चुके हैं कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में जो हमारी इलेक्शन की कैंपेन है, उसको लीड जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं और कोई अभाव नहीं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। तो जाहिर है जब भी कोई लीडर कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं किसी भी तरह से, तो जी, फिर चेमे गोइयां शुरू हो जाती हैं इस तरह की। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से कि टास्क दिया गया था मरियम नवाज साहबा को, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज भी सर कर रही हैं। सर और सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत बलोच साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आज ही के अखबार में आप ही के साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है डॉन के अखबार में सर, कि अवाम के अंदर रोजाना की बुनियादों पर गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसे उन्हें फेस करना मुश्किल हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवाम के इस गम व गुस्से से डरते हुए आपकी क़यादत वापस नहीं आना चाहती जल्दी? नहीं, देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि 2013 से लेकर 2018 तक का जो तमूर था, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ोर क़यादत मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें आपको पता है कि महंगाई की शरह 4% तक लाई गई, जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर पहुंचा था, जिसमें हमारे मुल्क की तारीखियां दूर हुई थी, और बिलखसूस बिजली के रेट्स कम थे, और चीनी के रेट्स कम थे, घी और आटे के रेट्स कम थे, डॉलर जो था वो कंट्रोल मतलब 100 और 110 और 15 तक वो रहा। देखिए, बात ये है कि असल वजूहात जो इस मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं वो चेयरमैन पीटीआई है। हम ये समझते हैं कि नून लीग का वोटर
और जो ठीक। नवाज शरीफ का चाहने वाला है, और जो मतलब है अब पाकिस्तानी अवाम जो हमारा बिलखसूस पंजाब और पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ को अब रियलाइज कर गए हैं कि पहले भी इन चैलेंजेस पर काबू जो पाया गया था वो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत ही पाया गया था। चेयरमैन पीटीआई ने तो बड़े ख्वाब दिखाए थे ना कि राइट इतने सर। अरब डॉलर की ठीक। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन इतने सर, घर बनेंगे, महंगाई कम ठीक होगी। सर। लेकिन आपने देखा कि 3.5 साल में कोई एक काम नहीं हो सका। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर हमने वो कर्जे किधर उन्होंने किए, कर्जे हड़प कर गए, और जाते हुए वो सोबताज कर गए आईएमएफ के साथ, जो कि स्टेट के साथ मुआहदा था, बलोच साहब, और ये भी ये कह बड़ी कर गए कि मैं रेपिटेटिव माइंस बातें बिछा हैं। के जा रहा हूँ। बलोच साहब, ये वो बातें हैं जो हम लोग सुन सुन के, पाकिस्तानी कौम सुन सुन के थोड़ी सी पक गई है सर, कि वो पिछले वाले करके गए, उनसे पिछले वाले करके गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पीटीआई की हुकूमत है तो सर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी ना, आपकी हुकूमत ने दी, तो आप जिम्मेदारी उठाते हैं कि आज जो चीनी की महंगी हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं सर। नहीं देखें, अगर चीनी सरप्लस हो, उन्होंने तो बड़े और तरीके के साथ एक, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और वो एक्सपोज भी हो गए। देखिए, हमें एक्सपोर्ट के जरिए जाहिर है कि आपको पता है कि जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ से अगर हमें एक्सपोर्ट्स के जरिए हमें ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आए, तो वो यकीनी तौर पर उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, और आज के हालात में तो ज़रूरी भी है। और आपको पता है कि एक माफ़िया वो भी है जो स्टॉक कर लेता है चीनी। चीनी की पूरे मुल्क में कोई शॉर्टेज नहीं है, एक्सपोर्ट के बावजूद शॉर्टेज नहीं है। रेट्स की वजह है, रेट्स की तो बेशुमार वजूहात है, सिर्फ एक्सपोर्ट तो रीज़न नहीं है। जो चीज़ें नहीं एक्सपोर्ट होती उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने 40 रुपए किलो तक चीनी का रेट रखा इस मुल्क के अंदर। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये 3.5 साल महंगे पड़े हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को। और वो जो तजर्बा, वो जो पर सर 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 सर, जिसको विद ऑल ड्यू जो रिस्पेक्ट, अरसदराज थे, जिसको बलोच साहब, जिसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अब आप बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए। सर, जो पिछले 16 माह में की कारकर्दगी के बाद जो महंगाई का तूफान आया है, उसने तो 76 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया ना सर। तारीख का महंगा तरीन डॉलर, तारीख की महंगा तरीन पेट्रोल, तारीख की महंगी तरीन बिजली, तारीख की महंगी तरीन गैस, मतलब रोटी कपड़े मकान से अब हर पाकिस्तानी कह रहा है रोटी कपड़ा मकान, बिजली गैस पानी पेट्रोल, हम तो हर चीज से आज महरूम हो गए। आज जो हमारे मुआशी हालात हैं बलोच साहब, उसकी वजह से हमारे सिपा सालार को इंटरवीन करना पड़ा, और अब कमान उन्होंने मईशत की संभाल ली है। क्या ये हमारे सियासतदानों का फेलियर नहीं है कि आज हमारे सिपा सालार को मईशत संभालनी पड़ रही है? देखिए, देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक, मैं आपका जो आखिर वाला जो क्वेश्चन है कि हमारे सुपर सलार को संभालना पड़ा। पहली बात तो ये है कि ये बात नहीं है कि सुपर सलार को संभालना पड़ा। मैं इत्तेफाक नहीं करता भारतीय सियासी कारकुन से। हो सकता है ये आपकी राय हो। हाँ, ये है कि हमारी अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान के हर हालात में जो है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, जहाँ सैलाब आए हैं, जहाँ आपको याद है कि चाहे हमारी नहरों की खुदवाई हुई है, जहाँ जब भी ज़लज़ले आए हैं, जब भी हम गंभीर हालात में रहे हैं, हत्ता कि हमारे दीगर ममालिक के साथ अगर कोई विज़िट करना पड़े हैं और उनकी क़यादत को ऑन बोर्ड लेना पड़ा है, तो उसमें भी हमारे फ़ौजी क़यादत ने हमेशा जो है वो साथ दिया है, और वो देना भी चाहिए। लेकिन निगरान गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है वो मामलात को चला रही है। जहाँ मशावरत की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे आर्मी चीफ हो, सिपा सलार हो, कोई और हो, हर जगह से लेनी चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। आपने महँगाई का ज़िक्र किया है, आपने कहा है कि हर चीज़ महँगी है, आपने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का ज़िक्र किया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन देखिए, बात ये है कि आप जितनी दफ़ा भी ये सवाल करेंगे, और हम सारा दिन सारा मीडिया पर इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। देखिए, बात ये है कि हमारा 2013 से 2018 का जो टेन्योर है, उसमें हमें ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कारनामे अंजाम दिए, हमें चैलेंजेस थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हर चौक पर धमाके होते थे, दहशतगर्दी के इश्यूज थे, सी पैक जैसे प्रोजेक्ट उस टाइम में आए थे। तो हमने उन चैलेंजेस को काबू करके फिर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर गए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो तजर्बा किया गया, जिसके ज़रिए आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, जिसके ज़रिए हमारी तमाम क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर बंद किया गया, और उसके बाद जो है वो न्याज़ी साहब को लॉन्च किया गया, चेयरमैन पीटीआई को,
वो तजर्बा जो है वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि इस वक्त पाकिस्तान एक तारीख साज मोड़ से गुजर रहा है। मुआशी, सियासी, मुआशरती तीनों लेवल्स पे हम मुश्किलात से दो चार हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे हालात को बेहतर करें, हमें ऐसे सियासतदान दे, ऐसे हुक्मरान दे, ऐसे लीडर दे जो इस मुल्क को रोशन मुस्तकबिल दे सके। क्योंकि 76 सालों का जायजा लेने के बाद मैं यही कहूँगा, ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की जंग जारी है। तला जाते को जाती। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।